हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब भजन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की, और इस 1857 की क्रांति के कारणों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज उसी कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं प्रशासनिक कारणों की। देखिएगा, प्रशासनिक कारणों की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो पहला सबसे बड़ा प्रशासनिक कारणों में पहला बड़ा कारण सामने हमारे आता है, वो ये आता है कि भारतीय लोगों की जो परंपरागत जो शिक्षा प्रणाली थी, उस परंपरागत शिक्षा प्रणाली के साथ में जो है अंग्रेजों के द्वारा छेड़खानी की गई। किस तरीके से? भारतीय परंपरागत शिक्षा को समाप्त करके अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। सबसे पहली बार यदि हम बात करते हैं तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा भी करी थी, और मैंने आपको बताया कि इसी चार्टर अधिनियम के द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। 1830 में उन्हीं ईसाई मिशनरियों को कह दिया गया कि भाई आप जो है भारत में जो है क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ईसाई बना सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। उसी एक्ट में, उसी अधिनियम में, उसी चार्टर में एक चीज और की गई। क्या चीज की गई? कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का व्यय करने का प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 2 मार्च 1835 को एक मेकाले आयोग आया, और इसी मेकाले आयोग के संस्मरण पत्र में कहा गया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए, और भारत में जो शिक्षा का माध्यम होगा वो अंग्रेजी ही होगा। यह चीज भारतीय लोगों के लिए थोड़ी सी असहनीय थी। अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए धन खर्च करने का प्रावधान किया गया इसी मेकाले आयोग के द्वारा। मेकाले यदि हम बोले तो प्रथम विधि आयोग के रूप में यहां पर भारत में आए। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 1854 में एक लॉर्ड डलहौजी के समय चार्ल्स वुड डिस्पेच अधिनियम पारित किया गया, और इस चार्ल्स वुड डिस्पेच अधिनियम में विद्यालय स्तर तक, प्राथमिक स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक अंग्रेजी शिक्षा की बात कही गई, और साथ ही साथ भारतीय जो लोग थे, इन भारतीय लोगों के लिए अलग से न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई। भारतीय जो मुकदमे होते थे, भारतीयों के ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे, उन मुकदमों को चलाने के लिए अलग से न्यायालय स्थापित करने की बात, न्याय व्यवस्था स्थापित करने की बात, ये जो सारी की सारी जो चीजें थी, ये कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो ये भी एक प्रशासनिक कारण का सबसे बड़ा मुद्दा बना कि भारतीय लोगों के साथ में इस प्रकार की दोहरी नीति का अनुसरण कर रहे थे अंग्रेज। तो देखिएगा कि भारतीय परंपरागत शिक्षा पद्धति को समाप्त करने का प्रयास किया गया। परंपरागत शिक्षा पद्धति को समाप्त करने का प्रयास किया गया। कैसे किया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर
1,00,000 रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। नंबर 2, मार्च 1835 में मेकाले आयोग के संस्मरण पत्र में कहा गया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी के समय ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पैच अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम पारित, जिसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का, इसको इंपोर्टेंट कर देता हूं मैं आपके लिए। भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। कहा जाता है। इसमें प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक अंग्रेजी शिक्षा की बात कही गई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भारत की जो परंपरागत शिक्षा पद्धति थी, इस परंपरागत शिक्षा पद्धति को समाप्त करने का प्रयास किया गया
और साथ ही साथ भारतीयों के लिए अलग से न्याय व्यवस्था स्थापना की करने की भी बात कही गई थी। भारतीय लोगों हेतु अलग न्याय व्यवस्था की बात भी कही गई। ये समस्त बातें, ये समस्त चीजें भारतीयों को पसंद नहीं आई। ठीक है, बात क्लियर। तो ये सारी की सारी जो चीजें हुई, ये सारी चीजें भारतीय लोगों के लिए एक विद्वेष वाली चीज जो थी, ये इस प्रकार की जो चीजें हुई वो हुई। ठीक है, आगे बात समझे। आप लोगों को पता है कि भारतीय लोग अंग्रेजों के जो बड़े स्थान होते थे या फिर जहां पर न्याय व्यवस्था होती थी, वहां पर भी भारतीय लोगों को जाने की अनुमति प्रदान नहीं थी। वहां पर सीधे सीधे एक पट्टी लगा दी जाती थी कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो भारतीय के लोगों के साथ में इस प्रकार की ये जो है चीजें की गई, ये बहुत ही घृणित कृत्य था। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे तात्कालिक कारणों की कि 1857 की क्रांति के पीछे तात्कालिक कारण क्या रहे। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के समय ही 1854 ईस्वी में डाक सेवा अधिनियम पारित किया गया और इस डाक सेवा अधिनियम के तहत पहले तो प्रावधान ये था कि चाहे भारतीय सैनिक हो चाहे अंग्रेजी सैनिक हो, इन दोनों सैनिकों के लिए निःशुल्क डाक सेवा होती थी। लेकिन जैसे ही 1854 में ये डाक सेवा अधिनियम पारित किया गया, इस अधिनियम के तहत जो भारतीय सैनिक जो थे, इन भारतीय सैनिकों के निःशुल्क डाक सेवा के ऊपर रोक लगा दी गई। केवल भारतीय सैनिकों के साथ में इस प्रकार का ये कुकृत्य किया गया एक तरीके से, ये भी भारतीयों के लिए बड़ा आघात का विषय रहा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 1856 में एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया, जो वस्तुतः लॉर्ड डलहौजी के बाद में भारत के एक अंतिम गवर्नर जनरल बन के आए थे, जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इस लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में सामान्य भर्ती अधिनियम लाया गया और इसके तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार कहीं पर भी युद्ध में भेजा जा सकता था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय जो सैनिक थे उनके लिए समुद्र बहुत ज्यादा पूजनीय हुआ करता था। इस प्रकार की चीजें उनके लिए असहनीय थी कि उन्हें कहीं पर भी भेज दिया जाए, और समुद्र विशेष रूप से पूजनीय था, तो वो समुद्र को पार करके लांघना अपने धर्म के खिलाफ मानते थे इस चीज को। मैंने जब धार्मिक कारण आपको समझाई थी तब भी मैंने इस चीज की बात कही। वहीं यदि हम भारतीय सैनिक की बात करें तो भारतीय सैनिक को वेतन के रूप में मात्र 9 रुपए प्रति माह मिलता था, जबकि वहीं यदि ब्रिटेन के सामान्य सैनिक की बात करते हैं तो ब्रिटेन के सामान्य सैनिक का जो वेतन हुआ करता था वो 50 से 60 रुपए प्रति माह तक हुआ करता था। और यही कारण था कि इससे भारतीय सैनिकों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह की भावना जाग उठी। इससे पूर्व जब हमने बात करी थी 1806 के वेलूर विद्रोह की, तो इस वेलूर विद्रोह में भी मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय जो सैनिक हुआ करते थे, इन भारतीय सैनिकों को धर्म चिन्ह, जाति सूचक चिन्ह और उनके धार्मिक वस्त्र पहनने पर उनको रोक लगा दी गई थी।
भारतीय हिंदू सैनिक जो थे वो अपने माथे पर जातीय तिलक नहीं लगा सकते थे, किसी भी प्रकार के धार्मिक वस्त्र नहीं पहन सकते थे। वहीं मुस्लिम समुदाय के यदि सैनिकों की बात करते हैं तो मुस्लिम सैनिक समुदाय के लोगों को दाढ़ी मूंछ रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनको कह दिया गया कि आपको सेव ही बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ उस समय मैंने आपको लोगों को यह भी बात बताई थी, जब 1806 का वेलूर विद्रोह बताया तो मैंने आपको कहा था कि एक विशेष प्रकार की टोपी पहनने का आदेश दिया गया, जो कि ईसाई धर्म में परिवर्तित व्यक्ति के द्वारा ही ये टोपी पहनी जाती थी। तो ये सारे के सारे कारण थे जहां इन सैनिकों में भी विद्रोह की भावना प्रारंभ हुई। और सबसे बड़ा तात्कालिक कारण में यदि हम एक बात करेंगे, आगे तात्कालिक कारणों की जब बात करेंगे तो इस तात्कालिक कारण में सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है कि इससे पूर्व एक राइफल चला करती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। इस ब्राउन बेस नामक राइफल के स्थान पर एक नई एनफील्ड नामक राइफल मंगवाई गई। और इस एनफील्ड नामक राइफल में ऐसा कहा जाता था कि इसका जो कारतूस प्रयोग किया जाता था, इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय थी, जबकि सूअर इस्लाम के अनुसार हराम था। तो इस प्रकार से हिंदू और भारतीय दोनों सैनिकों, हिंदू और मुस्लिम भारतीय सैनिकों के साथ में उनके धार्मिक धर्म के साथ में एक तरीके से खिलवाड़ वाली बात कही गई। लेकिन भारतीय लोगों को इस एनफील्ड राइफल के में जो प्रयोग किया जाने वाला कारतूस था, इस कारतूस के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी गई कि इस प्रकार से जो है इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यदि आपने मंगल पांडे मूवी देखी है तो इस मंगल पांडे मूवी में भी जो है इस प्रकार के संस्मरण दिखाए गए हैं। आप लोगों ने यदि ध्यान से देखा हो, सर्वप्रथम यदि हम बात करते हैं तो दमदम के जो सैनिक थे, वहां दमदम के सैनिकों को इस कारतूसों के बारे में जानकारी मिली। ऐसा कहा जाता है क्योंकि भारतीय समाज में उस समय थोड़ा सा ऊंच और नीच अस्पृश्यता वाली स्थितियां थी, और भारतीय सैनिक विशेष रूप से ऐसा कहा जाता है कि पानी पीने के लिए वो अपना, हिंदू विशेष रूप से और मुस्लिम जो सैनिक हुआ करते थे, ये पानी पीने के लिए अलग से अपना एक लोटा रखते थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक किसी शूद्र सैनिक के द्वारा किसी भारतीय उच्च कुल के सैनिक के लोटे को छू लिया गया, उसी से पानी पी लिया गया। और वो उसके ऊपर जब क्रोधित होता है तो उस शूद्र सैनिक ने उसके ऊपर व्यंग्य करते हुए कहा कि तुम कौन से धर्म की बात करते हो, तुम जब एनफील्ड नामक जो नई राइफल आई है जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, उसको जब मुंह से फाड़ते हो तब तो तुम्हारा धर्म शूद्र होता ही नहीं है, नीच होता ही नहीं है शूद्र जो है धर्म। जब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, तुम्हारे धर्म का पतन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने जब इस गड्डी को, लोटे को जब हाथ लगा लिया तो तुम्हारा क्या धर्म भिन्न हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। ये बड़ी विचारणीय तथ्य था। ये बात आग की तरह फैल गई, धीरे धीरे सारी जगह ये बातें फैली। और सर्वप्रथम ऐसा कहा जाता है कि दमदम में ही, दमदम के जो सैनिक थे उन्होंने इस चर्बी और चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, और यहीं से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। यहीं से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध क्या कर दिया, क्रांति का बिगुल बजा दिया गया। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा,
तात्कालिक कारण, अब एक चीज और यहाँ पर विशेष स्मरणीय तथ्य आप लोगों के लिए बन जाता है। कई लोग जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई राज्य हड़प नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे हमने डॉक्ट्रिन सिद्धांत भी कहा, उस डॉक्ट्रिन सिद्धांत को भी तात्कालिक कारण बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में ध्यान रखना कि वो तात्कालिक कारण नहीं था, वो दूरगामी कारण है, राजनैतिक कारण है, ठीक है ना। तात्कालिक कारण में विशेष रूप से जो मैंने आपको चीजें बताई है, एक तो सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम 1854 का, डाक सेवा अधिनियम, और ये जो ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर जो एनफील्ड नामक एक नई राइफल आई और उसमें गाय और सुअर के जो चर्बी का प्रयोग किया जाता था, ये आपके तात्कालिक कारणों का भाग माना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा कि 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने, डलहौजी के समय डाक सेवा अधिनियम, डाक सेवा अधिनियम पारित किया गया। जिसके तहत भारतीय सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम, सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम पारित किया गया। जिसके तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार कहीं पर भी युद्ध पर भेजा जा सकता था, कहीं पर भी युद्ध पर भेजा जा सकता था।
भारतीय सैनिकों ने भारतीय सैनिक समुद्र पार करना अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। भारतीय सैनिक का वेतन ₹9 प्रति माह था। और अंग्रेजी सैनिक का ₹50 से ₹60 प्रति माह। इसी कारण भारतीय सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना आई। अगली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईस्वी में ही पूर्व में प्रचलित ब्राउन बेस नामक राइफल के स्थान पर एनफील्ड नामक नई राइफलें मंगवाई गई। जिसके कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। सर्वप्रथम इन कारतूसों के बारे में जानकारी
दमदम के सैनिकों को लगी। और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उन्होंने और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो इस प्रकार से दमदम के सैनिकों को इस बारे में पता चला। कोई बहुत ज़्यादा विशेष बड़ा विद्रोह नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, उन्होंने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। कारतूसों का प्रयोग करने से उन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। वस्तुतः यदि हम बात करते हैं चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध, पहली जो घटना हुई थी वो कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को घटी। और यहीं पर 34वीं एनआई रेजिमेंट के एक महान सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। और मना करते ही उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर हुसन की गोली मार करके हत्या कर दी। यहीं पर एक और अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था हियरसे। क्या नाम थे? हियरसे। उन हियरसे को भी उन्होंने गोली मार दी। मंगल पांडे की यदि हम बात करते हैं वस्तुतः, तो मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर वर्तमान बलिया जिले का रहने वाला था। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इस भारत माता के महान वीर सपूत को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। तो ये बड़ी घटना थी, ये बड़ी घटना थी। लेकिन इससे पहले मुझे आपको एक छोटी सी और बात बतानी है कि किस प्रकार से इस विद्रोह की योजना बनी। जब ये कानाफूसी हुई, दमदम के सैनिकों को पता चला कि गाय और सुअर के जो चर्बी युक्त कारतूस है वो भारतीय सैनिकों को दिए जा रहे हैं, और ये भारतीय सैनिकों के लिए बहुत बड़ा आहत करने वाला मुद्दा था। उनके धर्म के साथ में जो है खिलवाड़ करने का एक तरीके से प्रयास किया गया था। बड़ा महान कुकृत्य था ये। देखिएगा, (1857 ईस्वी की क्रांति की योजना देखिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि नाना साहब, और नाना साहब का मैंने आपको नाम बताया था धोंदू पंथ। वो नाना साहब के एक सलाहकार थे जिसका नाम था अजीमुल्ला खां, और सतारा के अपदस्थ राजा अप्पा जो थे, सतारा जो कि राज्य हड़प नीति के सतारा आप लोगों को पता होना चाहिए कि राज्य हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सबसे पहले जो है हड़पा गया था 1848 में। तो इसी सतारा के अपदस्थ राजा अप्पा के एक सलाहकार थे जिनका नाम था राणोजी बापू। क्या नाम था? राणोजी बापू।
ये दोनों लंदन गए और लंदन में, वहां पर लंदन में विद्रोह की योजना बनाई। वस्तुतः यदि हम बात करें, क्योंकि धोंदूपंत तो इस बात से नाराज थे कि उनकी पेंशन देने से मना कर दिया गया धोंदूपंत को। या हम बात करें नाना साहिब की, तो नाना साहिब को आपको पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि उनको पेंशन देने से क्या कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। और सतारा के जो राजा थे अप्पा, उनके जो सलाहकार राणोजी बापू, ये दोनों लोग इसलिए गए हुए थे क्योंकि वहां लंदन में जाकर के वो राज्य हड़प सिद्धांत के विरुद्ध अपील करने लंदन गए थे। और वेरी मोस्ट बात ध्यान से सुनिएगा कि जब ये वापस आ रहे थे उसी समय अजीमुल्ला खां, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता बेटा ध्यान से सुनना, कि अजीमुल्ला खां जो कि धोंदूपंत के सलाहकार थे, नाना साहिब के सलाहकार थे, ये 1857 की क्रांति से पूर्व किससे मिले थे? तो क्रीमिया के युद्ध के दौरान उमर पाशा से ये वहां पर मिले थे। इन विद्रोहियों ने 31 मई 1857 को क्रांति शुरू करने का दिन चुना था। ठीक है, देखिएगा कि नाना साहब धोंदूपंत के सलाहकार अजीमुल्ला खां वे सतारा के राजा अप्पा अप्पा के सलाहकार राणोजी बापू डलहौजी की राज्य हड़प नीति के विरुद्ध लंदन में अपील करने गए हुए थे। इसी दौरान इन दोनों ने लंदन में ही इस महान विद्रोह की योजना तैयार की। इकतीस मई 1857 का दिन
विद्रोह हेतु नियत किया गया। नोट, वापस लौटते समय अजीमुल्ला खां क्रीमिया युद्ध के दौरान उमर पाशा से मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, प्रतीक चिन्ह, क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल, वे रोटी। ध्यान से सुनिएगा, क्या कारण था कि कमल का फूल और रोटी चुना गया? इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना। तो सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि रोटी जो एक सामान्य भारतीय व्यक्ति की जरूरत थी, उस रोटी के लिए उन्हें अंग्रेजों ने किस प्रकार से तरसाया। तो सामान्य जनता के पास में रोटी एक गांव से दूसरे गांव चौकीदार के माध्यम से रोटी को पहुंचाया गया, और जिन जिन सैनिक छावनियों ने, जिन जिन सैनिकों ने इस विद्रोह में भाग लिया, उन सैनिकों के पास में कमल का फूल पहुंचाया गया, ताकि नवीन भारत का एक बार पुनः उदय किया जा सके। ये कुमलाया हुआ जो भारत था, इसे वापस सुरक्षित किया जा सके। चलिए देखिएगा कि कमल का फूल विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों व सैनिक छावनियों, या फिर मैं बात बोल लूं
कि भाग लेने वाली सैनिक टुकड़ियों तक पहुंचाया गया। सैनिक टुकड़ियों तक पहुंचाया गया। वहीं रोटी को एक चौकीदार दूसरे चौकीदार के माध्यम से प्रत्येक गांव में पहुंचाया। प्रत्येक गांव में पहुंचाने का कार्य किया गया। अगली बात हम करेंगे विद्रोह का आरंभ व प्रसार। देखिएगा कि सर्वप्रथम चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में पहली घटना कलकत्ता के पास, कलकत्ता वही दमदम, कलकत्ता के पास बैरकपुर की छावनी, बैरकपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना कि कौन सी छावनी। तो बैरकपुर छावनी में उनतीस मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 ईस्वी को चौतीसवीं एनआई रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना करते हुए लेफ्टिनेंट बाग
बागवे सार्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मार करके हत्या कर दी, कि गोली मार हत्या कर दी। एक अन्य अधिकारी हियरसे को भी गोली लगी। आठ अप्रैल 1857 ईस्वी को वीर मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दिया गया, फांसी दे दी गई। इस प्रकार इस स्वतंत्रता संग्राम में सर्वप्रथम उन्होंने अपनी आहुति दी। ठीक है, तो ये बड़ा महान वीर मंगल पांडे, उन्होंने अपना प्राण भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिए। ये जो बात थी ये बड़ी आग की भांति फैली और 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में 20वीं एनआई के पैदल सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अब जब उन सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया तो उन सैनिकों को बंदी बना लिया गया। बाकी बचे हुए सैनिकों ने विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद में उनको मुक्त करा करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 12 मई 1857 को दिल्ली के ऊपर कब्जा किया। बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित कर दिया और विद्रोही नेता घोषित कर दिया। और वहीं उधर 4 जून 1857 को झांसी में राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। खूब लड़ी वो तो मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। परंतु यहीं पर एक अंग्रेज गवर्नर अंग्रेज जनरल थे जिनका नाम था ह्यू रोज। इस ह्यू रोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 ईस्वी को 1857 ईस्वी को लड़ती हुई शहीद हो जाती है। और इतनी वीरता के साथ में उसने ह्यू रोज के साथ में लड़ाई करी कि ह्यू रोज के दांत खट्टे कर दिए। जनरल ह्यू रोज ने उनकी वीर गति के ऊपर एक बात कही। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई
औरतों में वो अकेली मर्द थी, वो अकेली मर्द थी। इस प्रकार से इस वीर वीरांगना ने अपने प्राण भारत माता के नाम लिख दिए। खैर, ज्यादा यहां से आपके प्रश्न बनते नहीं। विशेष रूप से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न बनते हैं कि इन 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों के बारे में हमने बहुत डिटेल के साथ में चर्चा की है। साथ ही साथ दोस्तों कि सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ, क्या क्या चीज थी, ये सारी के सारी बातें हमने बहुत अच्छे से जो है पढ़ ली है। थोड़ा सा हम संक्षेप में इसका विवरण बात करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख केंद्र रहे और वहां पर कौन कौन विद्रोही नेता रहे और विद्रोह का दिन क्या रहा, और उनके सम्मुख जो था वो इस विद्रोह को कुचलने वाले कौन से अधिकारी हुए, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दस मई मेरठ की एनआई रेजिमेंट ने विद्रोह किया। बारह मई को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा किया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। भारत का बादशाह वे विद्रोही नेता घोषित किया। चार जून को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। 17 जून को वह अंग्रेज जनरल ह्यूरोज के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। ह्यूरोज ने
उनकी वीर गति के बाद कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। तो हीरोज साहब ने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो उन्होंने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। अकेली मर्द, बहुत बड़ा कथन हो सकता है, होता है ये, ठीक है। खैर आगे जब हम बात करते हैं इसमें, तो दोस्तों मैंने 1857 की क्रांति का एक अपन संक्षिप्त विवरण ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर विद्रोह के केंद्र रहे और कहाँ कहाँ इस विद्रोह के नेता रहे और कौन से दिन वहां पर विद्रोह किया गया और उस विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई। एक पूरी टेबल चार्ट बना रहे हैं हम लोग, तो बहुत आराम से, ध्यान से, मस्ती से यहाँ देखिएगा। देखिएगा आपका ध्यान केवल बोर्ड पे होना चाहिए। एक तरफ मैं लिख रहा हूं विद्रोह के केंद्र, विद्रोही भारतीय या विद्रोह का नेता, है ना, विद्रोह का दिन और अंग्रेज अधिकारी सबसे पहले यदि हम बात करें नंबर 1 पे, तो दिल है हिंदुस्तान का। सबसे पहले दिल्ली से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। दिल्ली में बहादुर शाह और बख्त खां, बहादुर शाह, जफर द्वितीय और इसके साथ बख्त खां। विद्रोह का दिन यदि हम बात करें तो 11 और 12 मई वस्तुतः 11-12 मई 1857। और यहीं पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे निकलसन। वे हडसन, निकलसन वे हडसन। उसके बाद देखें तो झांसी,
झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। 4 जून, और अंग्रेज अधिकारी था जनरल ह्यू रोज। झांसी के साथ याद रखिएगा ग्वालियर, और ग्वालियर में तांत्या तोपे, सेम डेट 4 जून, और यही अधिकारी जनरल ह्यू रोज। हम बात कर लेते हैं कानपुर की। और कानपुर में नाना साहेब और नाना जी के साथ में तांत्या टोपे। विद्रोह का दिन 5 जून 1857। ये सब 1857 में बेटा याद रखना। और कानपुर में जो था कैलिन कॉम्पवेल और कॉम्पवेल के साथ में हैवलॉक। बात कर लेते हैं लखनऊ। लखनऊ किसको नहीं पता, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 4 जून 1857। और इधर यदि हम बात करें तो कॉलिन कैंपवेल। कॉलिन कैंपवेल। नेक्स्ट जगदीशपुर की बात कर लेते। कुंवर सिंह 12 जून को (1857). विलियम टेलर
टेलर और टेलर साहब के साथ विंसेंट आयर। फैजाबाद में जो क्रांतिकारी नेतृत्व किया गया मौलवी अहमद उल्ला जून 8 जून 1857 और इधर था जनरल रेनार्ड। इलाहाबाद में इस क्रांति का नेतृत्व किया गया लियाकत अली द्वारा। 6 जून 1857 और इधर जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे कर्नल नील। तो ये बातें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हमने पूरी की पूरी एक टेबल बना ली है और इस टेबल के माध्यम से इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखिएगा, यहाँ से सीधा सीधा आपका प्रश्न यही बनता है कि कहाँ पर किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया। वस्तुतः आजकल इस प्रकार के प्रश्न आते नहीं हैं, सीधे सीधे आपके राजनीतिक कारण वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें। और ज़्यादातर जो आपके प्रश्न आते हैं ना बेटा, वो ज़्यादातर प्रश्न ये आते हैं कि जो हमने जानकारी के जो स्रोत पढ़े थे उन स्रोतों से आपके सीधे सीधे डायरेक्ट प्रश्न आप लोगों के आते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आजकल नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। ठीक है, केवल ये चीज़ें थोड़ी सी आप ध्यान रखना। अंग्रेज अधिकारी का पूछा जा सकता है, या भारतीय विद्रोही नेता, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लिख रहा है, भारतीय क्रांतिकारी में शब्द लिख देता हूँ, भारतीय क्रांतिकारी नेता। ठीक है, अब ठीक है, चलिए। तो ये सारी बातें आप लोग चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए बेटा जी, कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता था। ये प्रश्न पूछा जाता, ठीक है, महल परी कहा जाता था। मैंने आप लोगों को बताया था कि अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया। उस समय जब शासक थे, वहां के शासक थे वाजिद अली शाह, और इन्हीं वाजिद अली शाह ने एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी वहीं के, जिनका नाम था बेगम हजरत महल। इन हजरत महल के साथ में उन्होंने विवाह किया। इस हजरत महल को महक परी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महक परी। वाजिद अली शाह की पत्नी, वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल को
महक परी, महक परी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महक परी कहा जाता था। अगली बात समझिए, एक याद रखिएगा कि तांत्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तांत्या टोपे का वास्तविक नाम, तांत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वह मूलतः महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र के थे, जो कि नाना साहब के सेनापति बने। नाना साहेब के सेनापति बने। नाना साहब का भी वास्तविक नाम धोंदू पंत था बेटा, बता चुका मैं आपको। सेनापति बने, सेनापति बने। महाराष्ट्र से आकर कालपी उत्तर प्रदेश में बसे। कालपी यूपी में है, यूपी में बस गए थे। तांत्या टोपे को, तांत्या टोपे तांत्या टोपे को 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को, 1859 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। एक चीज और इसमें याद रख सकते हैं कि बेगम हजरत महल पराजित होने के बाद नेपाल चली गई थी। नेपाल चली गई थी। ठीक है, तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे 1857 की क्रांति से संबंधित। 1857 की क्रांति असफल होने के पीछे सबसे बड़े कारण क्या थे दोस्तों, याद रखना।
एक तो कोई सुनियोजित नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, सुनियोजित कार्यक्रम था हुआ नहीं। 31 मई जहां पर इसकी तिथि निर्धारित की गई, इस तिथि से पूर्व ये जो है प्रारंभ हो गया। ये भी इसके असफल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सुव्यवस्थित और सुनियोजित विद्रोह नहीं कह सकते हम लोग इसको, क्योंकि समय से पूर्व प्रारंभ हो गया, नियत तिथि से पूर्व प्रारंभ हो गया। फिर कोई नेतृत्व करता भी नहीं था, क्योंकि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को बादशाह घोषित करना एक तरीके से बहुत बड़ी महान भूल रही। इन मुगल बादशाह बहादुर शाह को 1857 की क्रांति के समय हुमायूं के मकबरे से, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, नोट याद रखिएगा कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जफर द्वितीय वे उसके शहजादों को हुमायूं के मकबरे से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, याद रखना बेटा, के मकबरे से अंग्रेज अफसर हडसन ने गिरफ्तार किया। तथा इन्हें रेंगून जेल में कैद कर लिया गया। रेंगून बर्मा, ठीक है, कर लिया और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो एक तो नेतृत्व की कमी थी, समय से पूर्व प्रारंभ होना, ठीक है, असफलता के कारण, क्रांति की असफलता के कारण क्या थे, याद रखिएगा बेटा कि नियत तिथि से पूर्व प्रारंभ होना, नियत तिथि से पूर्व प्रारंभ होना, भारतीय रियासतों के राजाओं का उदासीन होना, भारतीय रियासतों के राजाओं का उदासीन होना, नेतृत्व की कमी का अभाव होना, नेतृत्व की कमी का अभाव होना, ये सारे के सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण ये 1857 की महान जो विद्रोह था, ये विद्रोह असफल रहा। भारत का ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक तरीके से जिसमें कई भारतीय लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इसी के साथ वो कुछ कर भी नहीं पाए जैसा जो कुछ करना चाहते थे। ये सारी चीजें उनके मन की व्यथाएं मन में ही रही, क्योंकि भारतीय कुछ जागीरदार, जमींदार और रियासतों के जो राजा थे, ये अपनी धन लोलुपता के कारण पूर्ण रूपेण सामने आए नहीं और इन्हें समर्थन दिया भी नहीं। दोस्तों, इसी 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और भारत पर सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल के साथ में एक नया पद सर्जित किया गया था जिसे वायसराय कहा जाता था।
क्या कहा गया, वायस राय कहा गया। और भारत का सीधा सीधा शासन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा संचालित किया जाने लगा। वस्तुतः गवर्नर जनरल और वायसराय ये दो पद नाम थे केवल और केवल, और व्यक्ति एक ही होता था। जब यही व्यक्ति देशी रियासतों में जाए तो वो व्यक्ति वस्तुतः वायसराय के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेशों में जाता, ब्रिटिश जो क्षेत्र थे उनमें जब जाता तो वो गवर्नर जनरल के नाम से भी जाना जाता था। तो ये इस प्रकार से हमने बात कर ली किसकी, 1857 की क्रांति की। इसमें कई चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ में कराया है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।